नमस्कार। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी कि कैसे एक कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, दुनिया के सबसे अमीर सूबों में से एक बंगाल पर कब्जा कर लेती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनी थी, वो एक इतने बड़े और अमीर राज्य की मालिक कैसे बन गई। है ना हैरान करने वाली बात। इसका जवाब हमें बंगाल की कहानी में ही मिलेगा। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के बंगाल से। देखिए, कहने को तो ये मुगल साम्राज्य का ही एक हिस्सा था, पर सच तो ये है कि ये लगभग एक आज़ाद राज्य की तरह चल रहा था। और इसकी नींव रखी थी इसके शुरुआती बहुत ही महत्वाकांक्षी शासकों ने। तो देखिए पावर कैसे बदली। पहले मुर्शिद कुली खान, फिर उनके दामाद शुजाउद्दीन और फिर उनके बेटे सरफराज खान गद्दी पर बैठे। लेकिन ये सिलसिला कह सकते हैं कि ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि 1740 में एक ऐसी बड़ी उथल-पुथल हुई जिसने बंगाल का भविष्य ही बदल कर रख दिया। और वो उथल-पुथल थी गिरिया की लड़ाई। इस लड़ाई में एक बहुत ही एम्बिशियस कमांडर अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को न सिर्फ हराया बल्कि मार डाला और बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। और बस यहीं से बंगाल में एक नए और मुश्किलों भरे दौर की शुरुआत हो गई। अब अलीवर्दी खां एक ताकतवर शासक तो बन गए, लेकिन उनकी राह फूलों की सेज नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उन्हें राज्य के अंदर से भी और बाहर से भी, मतलब चारों तरफ से खतरों का सामना करना पड़ रहा था। जरा इस रकम को देखिए, 2 करोड़ रुपए। अलीवर्दी खान ने इतनी बड़ी रकम मुगल बादशाह को सिर्फ इसलिए दी ताकि उनके पद पर एक कानूनी मुहर लग जाए। अब ये बात हमें दो चीजें साफ साफ बताती है। पहली कि बंगाल उस समय कितना ज्यादा अमीर था, और दूसरी कि दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह की ताकत कितनी खोखली हो चुकी थी कि उन्हें पैसे के लिए अपनी सत्ता का सौदा करना पड़ रहा था। अलीवर्दी खान का पूरा शासनकाल बस लड़ाइयों और संघर्षों में ही बीता। सोचिए, एक तरफ से मराठे लगातार हमले कर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए अलीवर्दी को उड़ीसा जैसा बड़ा सूबा देना पड़ा और हर साल भारी रकम भी चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ अफगानों से भी लड़ना पड़ रहा था। और इन सब के बीच एक और खतरा था जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उन्हें साफ दिख रहा था, और वो था यूरोप की व्यापारिक कंपनियों का बढ़ता हुआ दबदबा। पता है, अलीवर्दी खान यूरोपियों की असलियत को बहुत अच्छे से समझते थे। उनकी एक बात उनकी दूर की सोच को दिखाती है। उन्होंने कहा था, ये यूरोपीय मधुमक्खियों की तरह हैं। अगर इन्हें अकेला छोड़ दो तो ये शहद देंगी, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा तो ये डंक मार मार कर जान ले लेंगी। वो ये बात जानते थे कि ये लोग सिर्फ व्यापारी नहीं हैं और इनसे ज्यादा उलझना बहुत खतरनाक हो सकता है। अलीवर्दी खान के बाद गद्दी पर आए उनके नाती, एक नौजवान और गर्म मिजाज के नवाब सिराज उद्दौला। और उनके आते ही बंगाल के हालात बहुत तेजी से बदलने लगे। अब बंगाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे सीधे टकराव के रास्ते पर आ चुके थे। सिराज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बाहर के दुश्मन नहीं थे, बल्कि घर के भेदी थे। उनकी अपनी मौसी घसीटी बेगम और उनका अपना सेनापति मीर जाफर उन्हीं के खिलाफ साजिश कर रहे थे। मतलब उन्हें विरासत में एक ऐसा दरबार मिला था जो वफादारी से नहीं बल्कि धोखेबाजी और साजिशों से भरा पड़ा था। और फिर हुई वो बदनाम घटना जिसे इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, इस घटना की सच्चाई क्या थी, इस पर आज भी हिस्टोरियंस में बहस होती है, लेकिन उस समय इसका असर बहुत जबरदस्त हुआ। अंग्रेजों ने इसे सिराज की क्रूरता का प्रतीक बनाकर पेश किया और बदला लेने के लिए एक तरह से पूरा माहौल तैयार करना शुरू कर दिया। इस टकराव के बाद जो संधि हुई वो नवाब के लिए एक बहुत बड़ी हार थी और अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी जीत। इस संधि ने कंपनी को वो अधिकार दिला दिए जो पहले किसी बाहरी ताकत के पास थे ही नहीं, जैसे कि कलकत्ता की किलेबंदी करना और अपने खुद के सिक्के चलाना। मतलब साफ था, बंगाल में अब नवाब के बराबर एक और पावर सेंटर खड़ा हो गया था। लेकिन अंग्रेज भला इतने से कहाँ खुश होने वाले थे। उनकी नज़र तो पूरे बंगाल पर थी, और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने लड़ाई से ज्यादा भरोसा किया साजिश पर, एक बड़े षड्यंत्र पर। और यहीं से शुरू होती है प्लासी के षड्यंत्र की कहानी। ये वो चेहरे हैं, वो नाम हैं जिन्होंने बंगाल की पूरी किस्मत ही पलट दी। नवाब का अपना सेनापति मीर जाफर, बंगाल का सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ और दूसरे बड़े बड़े कमांडर्स, ये सब अंग्रेजों से मिल गए थे अपने ही नवाब को धोखा देने के लिए। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये धोखा बिल्कुल ऊपर के लेवल से आ रहा था।
और फिर आया वो दिन जिसने हिंदुस्तान के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तारीख थी 23 जून 1757। प्लासी के मैदान में नवाब और कंपनी की फौजें आमने सामने खड़ी थीं। लेकिन ये कोई आम लड़ाई थी ही नहीं। इसे हथियारों के दम पर नहीं बल्कि धोखे से जीता जाना था। हुआ ये कि जब लड़ाई का सबसे नाजुक मोड़ आया तो नवाब की फौज के एक बहुत बड़े हिस्से ने, जिसके लीडर खुद मीर जाफर और राय दुर्लभ थे, लड़ने से ही मना कर दिया। सोचिए, सिराजुद्दौला उस मैदान में एक तरह से अकेले ही रह गए। प्लासी की लड़ाई का नतीजा तो पहले से ही तय था। सिराजुद्दौला हार गए और बाद में उन्हें मार दिया गया। अंग्रेजों ने भी अपना वादा पूरा किया और मीर जाफर को इनाम के तौर पर बंगाल का नया नवाब बना दिया। लेकिन वो सिर्फ एक कठपुतली नवाब था। असली सत्ता तो अब कंपनी के हाथ में आ चुकी थी। और इस तरह एक व्यापार करने आई कंपनी ने धोखे और साजिश के दम पर पूरे बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया। प्लासी की जीत सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर था। बंगाल की बेशुमार दौलत ने अंग्रेजों को वो ताकत दी जिससे उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो सोचने वाली बात यही है कि बंगाल को जीतने के बाद भारत में अंग्रेजों का अगला कदम क्या था।